नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कार्यपत्रक 7 क्लास 10th हिंदी मीडियम के। पहले गणित, फिर विज्ञान और फिर हिंदी, तीनों के ही कार्यपत्रक आज हम सॉल्व करेंगे। आज का जो कार्यपत्रक है, आज की जो वर्कशीट है, वो कोणों की रचना के बारे में है। अब क्या होता है कोणों की रचना, जिसमें हम कंपास यानी कि प्रकार और फुट्टे का प्रयोग करके, स्केल का प्रयोग करके कोण बनाते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि 60 डिग्री के कोण की रचना कैसे करी जाती है। तो 60 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए सबसे पहले हमें एक सीधी रेखा खींची। सीधी रेखा खींचने के बाद हमने इस सी बिंदु पर अपने प्रकार की चोंच रखी और एक सीधी चाप लगाई, कुछ इस तरीके से। सीधी गोल चाप लगाने के बाद हमने अपना प्रकार रखा अब इस बी बिंदु पर, और उसी जितना प्रकार खुला हुआ था उतने ही खुले हुए प्रकार से एक और चाप लगाई ई बिंदु पर। और सी बिंदु जहां हमने सबसे पहली बार प्रकार रखा था, अगर मैं यहां से एक सीधी रेखा खींच दूंगा तो ये जो कोण बनेगा, ये बनेगा 60 डिग्री का। ऐसे ही अगर मुझे 120 डिग्री का कोण बनाना, जो कि उन्होंने अगला सिखाया हुआ है, तो 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम प्रकार की चोंच को रखेंगे इस बिंदु पर और यहाँ से एक सीधी चाप खींच देंगे इस तरफ, और तब मैं सी से जो रेखा खींचूंगा इस तरफ, ये रेखा बनाएगी 120 डिग्री का कोण। ये जो कोण बनते हैं ये 60-60 डिग्री के अंतराल में बनते हैं, तो 60 और फिर 120। अब अगर यदि हमें 120 के अलावा कोई और जैसे कोण बनाना, जैसे 30 डिग्री का कोण बनाना हो, तो 30 डिग्री का कोण या 90 डिग्री का कोण किस प्रकार बनेगा वो भी हम समझ लेते हैं। तो आपको मैं अभी भी सिखाया था कि सीधी रेखा खींची, एक बिंदु लिया, बिंदु से एक चाप बनाई आपने। चाप बनाने के बाद अपना प्रकार, अपना जो कंपास है उसकी चोंच यहाँ रखी और एक सीधी रेखा खींची। अब आपको पता है कि ये सीधी रेखा खींचने के बाद ये जो कोण बना है वो 60 डिग्री का बना है। आपको इन दोनों के बीच का कोण चाहिए, तो आप अपने प्रकार की चोंच को यहाँ रखेंगे और एक चाप यहाँ ऊपर खींच देंगे। ऐसे ही अपने प्रकार की कोण चोंच यहाँ रख के एक चाप ऐसे खींच देंगे। इन दोनों चापों को जो आपने खींची हैं, जहाँ पे ये मिली हैं, जब आप सीधी रेखा खींचेंगे तो आपका कोण बनेगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री का नहीं, सॉरी 30 डिग्री का, क्योंकि 60 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे कोण बना था 60 डिग्री का और यहाँ कोण था 0 डिग्री का। इन दोनों के बिल्कुल बीच का जो कोण बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, तो 60 से आप प्रकार रख के, और अभी भी सिखाया था कि चाप खींचेंगे तो 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। और 60 और 120 के कोण के बीच का कोण कौन सा होता है, 90 डिग्री का। तो 120 डिग्री पे आप चाप, अपना प्रकार की चोंच रखेंगे और यहाँ पे एक सीधी चाप खींचेंगे, और 60 डिग्री पर चोंच रखकर जब आप दूसरी चाप खींच के इसके काटेंगे तो ये जो कोण बना आपका, ये बना बिल्कुल सीधा कोण, और ये बनेगा 90 डिग्री का। ऐसे ही अलग अलग कोणों को आप बना सकते हैं, लेकिन हर कोण को बनाने के लिए आपको जो औसत मान है, जो औसत वैल्यू है, वो लेनी पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं कि आज के क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कोण फुट्टे और प्रकार की मदद से बनाए जा सकते हैं। देखिए, फुट्टे और प्रकार की मदद से कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं। सीधी लाइन हम खींचते हैं, ऐसे खींचेंगे तो यहाँ बनाएंगे जब हम, तो हमने अभी भी देखा कि हम 90 डिग्री का बना सकते हैं, 90 का बन सकता है। फिर हमने देखा कि हम 60 का भी बना सकते हैं, 60 90 के बीच में, और 0 के बीच में हम चाहें तो 45 डिग्री का भी बना सकते हैं। समझ में? ऐसे ही हम चाहें, हमने 120 का बनाया था, तो इनमें से यदि आप कोणों को मापेंगे तो सबसे आसानी से जो बनेगा 37.5 आसानी से बन सकता है। और वैसे तो सारे ही बनाए जा सकते हैं, लेकिन 37.5 सबसे आसानी से बनेगा। बाकी सभी को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फुट्टे और प्रकार की मदद से 135 डिग्री के माप के कोण की रचना कीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं रचना, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। तो सीधी लाइन खींची आपने, यहाँ पे चोंच रखी और अपना इस तरीके से गोला बना दिया। गोला बनाने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ माप डाला,
तो आपको पता है ये 60 डिग्री का होगा। फिर आपने यहाँ माप डाला, आपको पता है ये 120 डिग्री का होगा। और यहाँ तीसरा माप तो 180 डिग्री का होगा। अब 180 और 120, तो पहले 180 पे चोंच रखी और यहाँ चाप लगाई, फिर 120 पे चोंच रखी और यहाँ चाप लगाई, तो जो बीच का कोण बनेगा ये आपका 150 डिग्री का होगा। अब हमें 150 और 120 देखना है इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा। और ये निकालने का बिल्कुल सरल तरीका होता है कि आप 120 जमा 150 बटे में 2 करें, तो ये आ जाएगा आपका 270 बटे में 2, जो कि होता है 135। यानी कि आपको 120 और 150 पे चाप लगानी है। तो सबसे पहले आप 150 पे लगा अपना कंपास, अपना प्रकार रखेंगे और यहाँ चाप खींचेंगे। फिर 120 पे रखेंगे और यहाँ चाप खींचेंगे। जहाँ ये कटा आपने कोण बनाया, और ये जो कोण बनेगा आपका, यही कोण होगा आपका 135 डिग्री का। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप दोबारा देख सकते हैं। मैं आपको एक बार फटाफट दोबारा समझा दूँ। सीधी लाइन खींची, पूरा गोल बनाया ताकि आपके पास 60, 120, 180 तीनों हो। फिर यहाँ प्रकार रख के 60 डिग्री का कोण, फिर 120 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण। ये 180 था और ये 120 था। 120 पे रख के चाप बनाई, 180 पे रख के चाप बनाई, तो आपका ये जो कोण बना ये बना 150। और हमें तो 135 चाहिए, तो यहाँ पे रख कर फिर एक चाप बनाई, 120 पे रख के फिर चाप बनाई। और अब जो ये लाइन बनेगी आपकी, ये बनेगी कोण 135 डिग्री। आप चाहें तो 135 और 150 के बीच का भी बना सकते हैं। तो कोण सभी बन सकते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा मेहनत और ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारी चापें खींचने के बाद कोण बनाने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों आपको आज की चाप की वर्कशीट समझ आ गई होगी। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ कंपास का उपयोग करके, प्रकार का उपयोग करके चाप खींच के और एंगल बना के आपको सिखाऊंगा कैसे बनते हैं। पर तब तक आप अपनी वर्कशीट पूरी कीजिए आज की मैथ्स की, और हम बढ़ते हैं आज की दूसरी वर्कशीट की तरफ, जो कि है विज्ञान की। आज की जो विज्ञान की वर्कशीट है वो धातु और अधातु के बारे में है। तो आपको पता है कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा आदि जैसे कुछ तत्व जो हैं, आप इनसे परिचित हैं। उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उनका वर्गीकरण धातुओं या अधातुओं में किया जा सकता है। कुछ धातुएं और अधातुओं के नाम उन्होंने नीचे लिखे हैं, जैसे लोहा Fe उसका इसका ये धातु है, कैल्शियम Ca ये भी धातु है, सोना Au ये भी धातु है, एल्यूमिनियम का Al, तांबे का Cu, लिथियम का Li, पोटेशियम का K। ऐसे ही अधातुओं को देखें तो कार्बन का C होता है, फॉस्फोरस का P होता है, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, नाइट्रोजन का N, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O। तो ये कुछ धातुओं और अधातुओं के चिन्ह हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आज का जो वर्कशीट है वो देख लेते हैं क्या लिखा है आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट कहती है निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। संकेत मतलब आपको इनके चिन्ह लिखने हैं। जैसे ब्रोमीन का होता है Br, लेड का होता है Pb, कैल्शियम का Ca, चांदी का Ag और नाइट्रोजन का N। ऐसे ही निम्न तत्वों को उनके संकेत के आधार पर पहचानिए। तो बिल्कुल पहचान लेते हैं। Fe मतलब लोहा, O मतलब ऑक्सीजन, Cu मतलब कापर, Hg मतलब मरकरी और Au मतलब सोना। ऐसे ही अगला है कि निम्नलिखित तत्वों के को धातुओं और अधातुओं में वर्गित कीजिए। कौन सी धातुएं हैं और कौन सी अधातु है। जैसे कोयला है तो कोयला अधातु है, लिथियम एक धातु है, आयोडीन अधातु है, ब्रोमीन भी अधातु है और मरकरी एक धातु है। तो आज की विज्ञान की वर्कशीट बहुत ही आसान थी, जिसको हमने पूरा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट की तरफ। आज की आपकी तीसरी वर्कशीट है हिंदी की। बहुत सारे बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप सिर्फ मैथ्स और साइंस की मत बनाओ, आप सारी वर्कशीट बनाओ। तो हमने कोशिश करनी शुरू करी है, दोबारा से एक प्रयास किया है कि सारी वर्कशीट पिछले साल की तरह बनाई जा सके।
तो फिर शुरू करिए हमने आज की हिंदी की वर्कशीट भी आपको आपके साथ साझा करते हैं। हिंदी की वर्कशीट जो है आज फिर आपको गद्यांश है, तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए गद्यांश जो है व्यक्ति के विकास के बारे में है। गद्यांश कहता है व्यक्ति के विकास के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब वातावरण को अलग नहीं कर सकते। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का विचार है कि वंशाक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। जॉन लॉक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। तो जॉन लॉक जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका मानना था कि जब बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क एकदम खाली होता है, उसके बाद उसमें चीज़ें भरी जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म के बाद जिस प्रकार वातावरण रहता है उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तियों की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में ही है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए और सिद्ध किया कि बालक के अस्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। फिर एक फ्रेसबोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है, मतलब जो अलग अलग प्रजातियां अलग अलग तरीके से विकसित हो रही हैं उसका कारण है कि उनके आसपास का जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, वो कैसा है। तो एक गॉर्डन है जिनका मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो सकती है। ऐसे ही वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि जो है वो एवरान नाम के एक जंगली बालक के उदाहरण से भी हो सकती है। स्टीफेंसनिक का कहना है कि बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है उतना ही अधिक वह पर्यावरण की ओर प्रभावित होता है, उसकी ओर डेवलप होता है, उसका विकास होता है। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं इसका। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद में इक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांटिए। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दे रखा है सामाजिक, तो 3 हमें छांटने हैं। पहला है सांस्कृतिक, मानसिक और इसके अलावा एक और शब्द है शारीरिक। तो इक प्रत्यय वाले 3 शब्द मैंने आपके सामने लिख लिए हैं। फटाफट इस आंसर को आप अपनी कॉपी में लिखिए। हम बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किस समान होता है। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर बिल्कुल यहीं आपकी वर्कशीट में ऊपर मिल जाएगा, जो मैंने आपको अभी अभी ये लाइन पढ़ के भी सुनाई थी कि जॉन लॉक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। ये आपकी आज की वर्कशीट का दूसरा उत्तर है। तो फटाफट आप वर्कशीट का दूसरा उत्तर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं ताकि हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ें। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला तीसरा प्रश्न है कि मानसिक विकास की गति धीमी होने के पीछे क्या कारण है। कि जो मानसिक विकास है उसकी गति जो धीमी हो जाती है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण हम समझते हैं। ये इसका आपका तीसरा उत्तर आपको मिलेगा यहाँ पर कि गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ये आपका तीसरा उत्तर है। तो हमने 3 उत्तर, फटाफट आपके 3 उत्तर देखिए एकदम आपकी इसी वर्कशीट में। आगे बढ़ते हैं चौथी वर्कशीट, चौथे उत्तर की तरफ। चौथा प्रश्न है कि आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं। तो कोई अगर हमसे कहे तो सबसे पहले सामाजिक, यानी कि वो समाज में किस तरीके से रहेगा। फिर मानसिक, सामाजिक हो गया, मानसिक हो गया, फिर सांस्कृतिक। और एक चौथा भी हो सकता है आध्यात्मिक।
मेरे हिसाब से ये 4 पहलू हैं और उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका शीर्षक होगा मनुष्य का विकास। ये मेरे हिसाब से इसका उपयुक्त शीर्षक है। तो बच्चों, आज की हमने मैथ्स, साइंस और हिंदी तीनों की ही वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। आपसे फिर कल मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।